विपक्षी एकजुटता वाली बैठक तय। ऑपोजिशन विजेता नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ऑपोजिशन अच्छा है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक भी तय। सभी अच्छे राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का, और इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिए। दोनों ओर चुनौती बड़ी है अब की बार। हिंसा थामने की कोई नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंसा की बजाय ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं है बंगाल को बचाने के लिए। सहयोगियों की बढ़ रही है दरकार। तब तक गठबंधन के भीतर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी चर्चा पहले कर दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2024 की मजबूरी, गठबंधन जरूरी। हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि यूपीए की ओर से मोर्चेबंदी है तो एनडीए की ओर से भी घेराबंदी। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक तय हो चुकी है। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा होगा। न्योता कांग्रेस की ओर से दिया गया है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। कुछ नई पार्टियों को बुलाया गया है। दूसरी ओर मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी भी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। 19 जुलाई को एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक है। तैयारी 2024 की है, लिहाजा हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं कि 2019 में 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला हुआ। 190 सीटों में से 92% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने 175 सीटें जीत ली थी। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि 175 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और दूसरी पार्टियों का सीधा मुकाबला था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस लोकसभा चुनाव में एनडीए में कितनी पार्टियां शामिल थी। 14 में 29, 19 में 18। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पिछली बार नीतीश कुमार का न्योता आया था और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है। 2024 की जंग की धार तेज हो रही है। विपक्ष की महाबैठक की मेजबानी इस बार कर्नाटक की जीत पर सवार कांग्रेस पार्टी कर रही है और माना जा रहा है कि इस बार इस महाबैठक में आएंगी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। तारीख तय, जगह तय, मेहमानों की लिस्ट भी बढ़ गई है। 24 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होंगे। बैठक में 3 कोर मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, 2024 की क्या रणनीति हो, किन मुद्दों पर फोकस किया जाए। दूसरा, प्लान को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। और तीसरा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो। हर राज्य के लिए अलग टीम बनाने पर फैसला हो सकता है। ऑपोजिशन विजेता नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ऑपोजिशन अच्छा है। 17-18 में बेंगलुरु में मीटिंग भी है, पूरा प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़ महागठबंधन का दामन थामा था। बड़ी मेहनत की, दिल्ली, मुंबई सब एक कर दिया विपक्षी दलों को एकजुट करने में। विपक्षी नेताओं से एक एक कर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कुनबा इस बार और बड़ा होने वाला है। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने वाली बैठक में एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस जोसेफ, केरला कांग्रेस मणि भी शामिल होंगी। ऐसे में इस बैठक में इस बार कुल 24 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। पटना में हुई महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। शामिल होने वाले बड़े नेताओं में थे नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से, ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन, एमके स्टालिन डीएमके की तरफ से, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो राहुल गांधी उनके साथ थे। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री,
उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत, शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो सीपीआईएम की तरफ से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, डीएमके के टीआर बालू, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से और सीपीआई की तरफ से डी राजा। पटना में हुई महाबैठक के करीब 25 दिन बाद दूसरी बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कहानी पूरी तरह बदल गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार बगावत कर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। दावा है 40 विधायक उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, अजित पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया है और लड़ाई चुनाव आयोग में पहुंच गई है। पटना में महाबैठक में शामिल होने वाले प्रफुल्ल पटेल अब अजित पवार के गुट में हैं। महाबैठक पर आम आदमी पार्टी को लेकर भी सस्पेंस है। अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में शामिल तो हुए थे, लेकिन दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा न होने से नाराज होकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही पटना से लौट आए थे। इस बार कांग्रेस ने आपको न्योता तो भेजा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अध्यादेश पर रुक जाने बिना आप शायद ही बैठक में शामिल हो। दिल्ली में जिस तरीके से ये काला अध्यादेश लाकर चुनी हुई सरकार को खत्म करने की या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसमें सभी अच्छे राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का, और इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिए। हम उनसे आज भी निवेदन करते हैं कि भाई आप अनाउंस करो। जंग टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी है। बंगाल में पंचायत चुनाव नहीं, ये सिर्फ एक प्रहसन है। आम लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हैं और ये सब जानबूझकर सत्तारूढ़ पार्टी, साथ में पुलिस बल और बंगाल के चुनाव आयोग सब मिलकर ये बंगाल के लोगों को लोकतंत्र के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हिंसा थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंसा की बजाय ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं है बंगाल को बचाने के लिए। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने कुनबे जोड़ने में लगी है। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर जीतन राम मांझी एनडीए के पाले में है। चिराग पासवान की पार्टी में एनडीए के साथ भविष्य तलाशने के लिए बैठकें हो रही है। अभी मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चाओं का कुछ दौर और चलेगा और तब अंतिम फैसला इस पर लिया जाए। हम उम्मीद करेंगे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को। भाई, गठबंधन लोकसभा विधानसभा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्री बनने की दृष्टि से नहीं। एनडीए के साथ जाने को लेकर के कितनी उम्मीद? भाई, जैसा मैंने कहा कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी चर्चा पहले कर दूं। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को एनडीए पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। देखने वाली बात होगी कि विपक्षी एकता को मात देने के लिए क्या रणनीति तैयार होती है। आज तक ये तो तैयारी दोनों तरफ से है। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, मुकेश चौहान प्रवक्ता एनसीपी के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ शामिल हो गए हैं। ये प्रेम शुक्ला जी समझ नहीं आ रहा है कि जब बीजेपी इतनी लबालब और लबरेज है आत्मविश्वास से, तो आपको चिराग पासवान, इन छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत आखिर क्यों बन रही है? इधर देखिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे विपक्ष के, और माना जा रहा है सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी मोदी के घेरेबंदी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत जनसंघ के जमाने से गठबंधन धर्म के निर्वाह के लिए जानी जाती है, और गठबंधन इस देश में गठबंधन की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समन्वय से प्रारंभ हुई थी 1960 के दशक में। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन की सरकार को सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करने में सफलता हासिल की थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 282 सीटें 2014 मिली, तब भी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के सारे साथियों को सरकार में स्थान दिया, और 2019 में जब हमारे पास 303 सीटें हुई तब भी स्थान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान करके अपने गठबंधन का विस्तार करने की योजना में लगी रहती है। हाँ, कांग्रेस ने हमें कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। गठबंधन उसने 1980 में चौधरी चरण सिंह के साथ 1979 में बनाया और चौधरी चरण सिंह के साथ जो है घात कर दिया। उसने जो है गठबंधन चंद्रशेखर जी के साथ बनाया, सरकार स्थापित की, घात कर दिया। देवेगौड़ा जी के साथ घात कर दिया, इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ घात कर दिया। लालू जी 2004 में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे,
2009 में किस तरह से उनको जो है सरकार में से मंत्रिमंडल में, वो गठबंधन में तो रहे लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी जैसे सीटों की संख्या घटी, उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का विस्तार करती है और उसका निर्वाह करती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ स्वयं गठबंधन नहीं तोड़ा है। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं जब वो कह रहे हैं जोड़ने की बात, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग उधर जुड़ रहे हैं। यहां पर तो जो आपके साथ थे, प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे सर उस दिन शरद पवार के साथ पटना में, और अब वो अजीत पवार के साथ शामिल हो गए हैं। और अजीत पवार तो खैर जो कर चुके हैं वो कर ही चुके हैं, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल उस दिन बैठे हुए थे। आपका कुनबा क्या बिखर रहा है, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार का कुनबा? देखिए, कुछ दिनों पहले तक था बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत, लेकिन अब वो झूठ बेनकाब हो चुका है। शिमला समझौते के बाद, बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति में आई। उसके बाद यूपीए बना। यूपीए की गठबंधन की राजनीति 10 साल चली और खूब मजबूती से चली। हमारे कोई साथी अलग नहीं हुए और खूब ईमानदारी से सरकार चली। तो अब ज्ञान थोड़ा बढ़ाना था। हमने कहा झूठ सबसे मजबूत हुआ करता था। अब लोग समझ गए हैं कि इन लोगों को सिर्फ झूठ बोलना है। इनके गठबंधन का हश्र ये है कि जो इनके ट्रेडिशनल अलायंस थे, जिसका जिक्र कर रहे थे लोहिया जी और दीनदयाल जी या पता नहीं कौन जी, उस समय के इनके साथी इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि वर्तमान का जो निजाम है इनका, वो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता है। तो ये तो एक सच्चाई सामने रख दी। अब देखिए, देश जान चुका है। इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए। और यही कारण है, आज तो बीजेपी के लोग बोलते हैं अंजना जी, मोदी जी कभी मास्टर हुआ करते थे, अब तो डिजास्टर हैं। अच्छा, किसने क्योंकि बोला वो आपको? सिर्फ बोलते हैं। किसने बोला? आज लोग, जनता बोल रही है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूं, लोग खोल दीजिए, बता रहा हूं, नाम ले जनता लीजिए। बोल रही है। अरे जनता पे बता रहा हूं, जनता बोल रही है। जनता बोल रही है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, लोग जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि कौन सी चीज सही बोलते हैं बताइए ना। आप बता दीजिए, मोदी जी पिछले 9 वर्षों से जिन चीजों का जिक्र किया, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, डॉलर, रुपया, 100 स्मार्ट सिटी, गंगा मैया की सफाई, काशी क्योटो, दाऊद, सब चीजों का कभी मोदी जी ने जिक्र किया? क्यों नहीं करते हैं? अगर किए होते तो ठसक के बोलते कि भाइयों बहनों, देखिए मैंने आपके खाते में 15 लाख डाल दिया ना, देखिए मैंने गंगा मैया की साफ कर दिया ना, काशी को क्योटो बना दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, किसानों को 2 गुनी कर दी ना, मेट्रो चला, बुलेट ट्रेन चला दी ना, चीन को लाल लाल आंख दिखा के भगा दिया ना, पाकिस्तान को रगड़ दिया ना, डॉलर को जमीन पे ले आया ना, गैस को, पेट्रोल के दाम धरातल पे ले आया ना। यही सब तो बोले थे करने के लिए। अगर वो किए होते ताजिए बोलते। ठीक है, और यही नहीं जवाब किया, दीजिए, फिर मैं इसलिए जाऊंगी। डिजास्टर हो रहे हैं। फिर मैं जाऊंगी इनके हमरंग अनुराग भदौरिया जी के पास। हाँ जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं, जो उठते बैठते सोते जागते झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार की सफलता को विफलता साबित करने के लिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लिख के माफी मांगी थी इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोला था और गालियां देने के लिए गालीबाज सजा याफ्ता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी गालीबाजी के अपराध में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इनके अध्यक्ष जो हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का आप किसी के नेता को नहीं पा सकते जो किसी को गालीबाजी करके सजा याफ्ता हो गया हो। 420 केस से पहले से ही हालांकि बेल पे थे वो। एक बात। दूसरी बात जो है, अभी महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं साहब। बेरोजगारी इसी वर्ष 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग सिर्फ ईपीएफओ अकाउंट में उनके पैसे डिपॉजिट हुए, यानी 1.5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनके एम्प्लॉयज ने उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है। ये आंकड़ा 6.5 करोड़ पूरे 2014 तक, 1947 से
2014 तक 6.5 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट और सीधे 1.5 करोड़ अकाउंट एक साल में जुड़ना इस बात का संकेत है कि हमने रोजगार सृजन किया। और अगर 1.5 करोड़ सृजन एक वर्ष में ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका कई गुना होता है। तो 2 करोड़ रोजगार का तो हमने निश्चित तौर पर जो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया था पूरा किया। महंगाई आपके जमाने में 10% की दर पे थी, आज वो 4.5% मुद्रास्फीति की दर है। हमने महंगाई को भी नियंत्रित करने का दोनों तरफ से आप लोग चुनावी भाषण में कीजिएगा। हमको सफलता भी मिली। थोड़ा सा आप लोग मैं तो सारे जो है आंकड़े रख रहा हूँ, आप इसकी पुष्टि कर सकती है। उनके एक आंकड़े की पुष्टि कर दीजिए, एक दावे। अनुराग जी एक सबसे रिएक्शन लेके मैं अखिलेश आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आज आप हमरंग बने हुए अखिलेश जी के, जी हमरंग कैसे बनिएगा उत्तर प्रदेश में हम साथी बनने के लिए? एक सेकंड, जो कोर 3 विषय निकाले गए हैं बैठक के लिए, उसमें तीसरा विषय है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जिसमें हर राज्य में टीम बनाई जाएगी। जी कैसे तय होगा? क्या आपका दावा छोड़ देंगे सभी सीटों पर लड़ने से? देखिए सवाल ये, कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को, अगर मायावती भी जिधर भी रहती हैं वो, किसको आप टिकट देंगे, सीट देंगे? देखिए एक बात तो तय है, आपने देखा होगा विपक्ष की एकता से भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। 2024 में उनकी हार भी सुनिश्चित है, उन्हें इस बात का अंदाजा है। इसीलिए देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बहकी बातें करते हैं। वो हमारी चिंता कर रहे हैं, विपक्ष की चिंता कर रहे हैं। जबकि उनको चिंता किसकी करनी चाहिए थी अंजना जी? चिंता करनी चाहिए थी कि देश की आज हालत क्या है, उसके बारे में जनता की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की चिंता लगी है। अब महंगाई दर दिखाने लगे अभी आपको। मैं इनसे पूछता हूं कि गरीब व्यक्ति जब घर से अपना झोला लेके 500 का नोट किसी तरह से पॉकेट में डाल के बाजार जाता है तो उसको टमाटर 150 रुपए खरीदने पड़ते हैं। वो उससे नहीं पूछता कि सर बताइए महंगाई दर क्या है, अभी महंगाई दर क्या चल रही है। उससे 150 रुपए देने पड़ेंगे अगर उसे टमाटर खरीदना है, उसे दाल खरीदना है तो उसे 150 रुपए, 250 रुपए देने पड़ेंगे तब उसको दाल मिलेगी। अगर उसे मिर्च खरीदना है तो भी उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे तो मिलेगी। तो महंगाई आम आदमी के सामने एक डायन की तरह खड़ी हुई है, जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बोलना नहीं चाह रहे। महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरते हैं। आपने सवाल सुना क्या? हेलो, आपको टॉपिक बताया गया था कि आज के डिबेट का ये तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन एक बार तो टॉपिक पे बोल दीजिए ना। टॉपिक पे, अरे 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की जो बैठक पे बोलूंगा। अच्छा कब? पूरा फुटेज खा टॉपिक पे बोलूंगा, लेकिन जनता को पता चले तो कि भारतीय जनता पार्टी टॉपिक पे नहीं रहती है। अरे हम तो टॉपिक पे ही रहेंगे, अभी आ जाएंगे 30 सेकंड में टॉपिक पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल में अपने टॉपिक पे नहीं आई जी। अब विषय पे तो 9 साल से नहीं आई वो। हम तो अभी 30 सेकंड में आपके विषय पे आ जाएंगे कि आपका सवाल यह है कि विपक्ष की एकता कैसे होगी, आपका सवाल है कि आपस में सीट का समन्वय कैसा होगा, यही तो आप जानना चाहते हैं ना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। और वो जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कैसे होगा, वो होगा, तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कोई ना कोई रास्ता, अभी दूसरी मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग होगी, मीटिंग में नेता गण बैठेंगे, वो अपनी चर्चा कर लेंगे किसको कहां कैसे तय होगा, कौन कहां कैसे लड़ सकता है, किसके कहां कैसे व्यवस्था हो सकती है, वो एक अलग मसला है। पहले हमारी विपक्ष की मीटिंगें हो रही, मीटिंगों में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता है कि कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत है, कहती है, उससे तो विपक्ष की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। वो हमारी एकता से परेशान होके वो अपनी एकता खोजने लगे। वो वहां जल्दी महाराष्ट्र में गए, बढ़िया हमको और जल्दी गठबंधन बनाने, एनसीपी तोड़ के लाओ, जल्दी से आओ, क्योंकि हमको अपना कुनबा बड़ा करना है, क्योंकि विपक्ष का कुनबा बहुत बड़ा हो गया, उसको जनता का सपोर्ट है। हाँ, बीजेपी के पास जनता का सपोर्ट नहीं है तो नेताओं का सपोर्ट लेने लगे, विधायकों का सपोर्ट लेने लगे, मुख्यमंत्री बनाने लगे। लेकिन वो भूल गए हैं कि नेताओं को तोड़ने से कभी सरकारें नहीं बनती हैं। सरकार जब चुनाव होता है तो जनता वोट देती है। जनता इनसे दूर भाग चुकी है, क्योंकि जनता की बात नहीं करना चाहते। वही मैं आपसे बताना चाहता हूं। अब बिहार में चिराग पासवान के लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो पुराने दल इनके चले गए, जो छोड़ के जो इनके कभी गठबंधन में हुआ करते थे, उनको देखना किस तरह से डोरे डालना इन्होंने शुरू किया। क्या अनुराग जी सही कह रहे हैं? बदल गई है क्या? नर्वसनेस में बीजेपी अब तमाम राज्यों में ओवरबोर्ड जा रही है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। पासवान जी भी मुस्कुरा रहे थे, चिराग पासवान आप भी मुस्कुरा रहे हैं। वाजपेयी जी, डील हो गई क्या मंत्री पद? अरे सुनिए ना, अरे अंजना जी सुनिए, इतना आसान नहीं है। देखिए 2014 से
इनकी 282 सीटें आई थी 2014 में। इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की, लेकिन उन्होंने हमको मान सम्मान दिया रामविलास पासवान जी को मंत्री बना के। 19 में 303 हो गई, फिर भी गठबंधन के साथियों को रखने की इन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए, गठबंधन को निभाना कोई आसान काम नहीं है। हम तो दोनों गठबंधन में रहे हैं, यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं। यूपीए वालों ने क्या सलूक किया था हमारे साथ, हम बताएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे और जनता भी ताज्जुब करेगी। क्या किया था? इसलिए हमें ये नहीं सिखाए। 1.5 महीने तक सोनिया गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था मिलने का। क्या क्या बताऊंगा, छोड़िए आप उसको, जो राज है उनको राज रहने दीजिए, छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की जो बात आप कह रहे हो, जो आपका मुद्दा है, कैसे गठबंधन होगा? उसमें बेसिक एक लड़ाई सीधी साधी है जो हर कोई समझ सकता है। कांग्रेस के गर्भ से जो पार्टियां पैदा हुई हैं वो कांग्रेस का वोट खा गई। अब कांग्रेस उस वोट को वापस लेना चाहता है, चाहे ममता बनर्जी की बात है, चाहे अरविंद केजरी की बात है, या वहां आंध्रा में किसी की बात है, वहां केसीआर की बात है। तो पहले इस मुद्दे को सुलझाओगे कि इसका सुलझना नामुमकिन है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि अपनी पार्टी को बढ़ाए, अपने पार्टी के मेंबर्स बढ़ाए, एमपी बढ़ाए, एमएलए बढ़ाए, कॉर्पोरेटर बढ़ाए और जनता के बीच में अपने वोट बढ़ाए। तो अगर ये आपसी द्वंद रहेगा तो कैसे होगा? और हम इससे आगे निकल गए। हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो थोड़ी देर को ये बेमोल गठबंधन हो भी जाए, जेल जाने के डर से हो जाए, ईडी सीबीआई के डर से हो जाए, भ्रष्टाचार के नाम पे इकट्ठे होकर बचे जेल जाने से इसलिए हो जाए, तो क्या होगा? शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बताया, अभी सबके नाम गिरा दिए। ये कांग्रेस किसी गठबंधन की सरकार को चलने नहीं देती है, ये इनका इतिहास है। 18 महीने, 16 महीने, 22 महीने, तो जनता इस प्रयोग को देख चुकी है। ये प्रयोग चलने वाला नहीं है। और अभी अब अनुराग भाई ने भी कहा कि भाई वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, उसमें बात मत करिए, वो हमारा मसला है। जब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई इनके पास सिलसिला नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई उसको आपसी में विरोधाभास है, महत्वाकांक्षा है, प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा, सब एक से एक, 2-2, 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, सबके अंदर अभिलाषा घुसी हुई है। तो ये क्लैशेस की वजह से गठबंधन कैसे होगा? और हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का जहां तक सवाल है, चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, नड्डा साहब रैली कर रहे हैं, हर मंत्री को भेज दिया क्षेत्र में। वो चुनाव से पीछे नहीं भागते, कहीं का भी चुनाव हो, और विकास गिनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने परसों भी कह दिया, ठीक है, कि भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बता दिया एनसीपी को। ठीक है, आपने जैसे ही महत्वाकांक्षाओं की बात की तो दोनों की एक साथ, दोनों ने हाथ उठाया था, अनुराग जी ने भी और अखिलेश जी ने। मैं जाऊंगी उसके पास, लेकिन उससे पहले मुकेश चौहान जी। मैं बोलूं? मुकेश, थोड़ा सा रुकिए सर। मुकेश चौहान जी और वारिस पठान साहब दोनों बचे हुए। मुकेश चौहान जी, पता है जब कोई घटना घट जाती है तो घटना का दुख होता है, ऊपर से जो आसपास के लोग होते हैं वो भुलाने नहीं देते हैं घटना को। अब सोचिए जब आप 17-18 जुलाई को जाइएगा तो सब यही पूछ रहे होंगे, ये क्या हो गया, अजीत पवार ने तो बड़ा धोखा दे दिया, प्रफुल्ल पटेल तो बताइए पिछली बार बैठक में आए थे। तो इस बार तो जमीन खिसकी है और आप लोगों की अंदर की लड़ाई है और एकता का दम भरना है, मुश्किल घड़ी होगी। अंजना जी, पहले तो मेरा नाम महेश है, मुकेश नहीं है। सॉरी, मैं करेक्ट करा दे रही हूं। महेश चौहान कर दीजिए प्लीज जी। सॉरी, नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, ये जो आपने बात कही सही है। ये जो घटना घटी है सब लोग इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन जितने लोग इसके बारे में पूछेंगे उसके तुरंत बाद वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके बारे में भी पूछेंगे। सभी को पता है ये लोग क्यों जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मतलब भोपाल के मीटिंग में इनके भ्रष्टाचार के बारे में बात कही थी। 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाला, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। यह सब करने के बाद अगर ये लोग उधर चले जाते हैं तो इसका संबंध उसके साथ जोड़ा जाएगा, ये पहले हमें समझना है। अभी देखिए, दूसरी बात, ये सब लोग पार्टियां इकट्ठा आ रही है, इनका कॉमन उद्देश्य यही है कि बीजेपी को हराना। तो जब टिकट्स का बंटवारा होगा, सीट्स का बंटवारा होगा, तभी इलेक्टिव मेरिट, कौन सा उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है, कौन सा ताकतवर उम्मीदवार है, ये सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो लोग ये सब डिसाइड करेंगे। अभी मैं और एक बात आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास विकास के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2014 के पहले चुनाव के पहले वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे।
2019 के चुनाव के पहले वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। आज 2024 की चुनाव है, आज भी वो भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। 2014 से पहले हम ये समझ सकते थे कि वो भ्रष्टाचार हटाने की बात करे, क्योंकि तभी उनकी सरकार नहीं थी, तभी यूपीए की सरकार थी। लेकिन आज 9 साल सत्ता में रहने के बाद अगर वो भ्रष्टाचार पर ही बात कर रहे हैं, तो 9 साल उन्होंने क्या किया? ठीक है, 9 साल सरकार में रह के यही उनको प्रश्न मैं प्रेम भ्रष्टाचार। शुक्ला जी से पूछूंगी। वारिस पठान साहब, आपसे अगला प्रश्न है, किधर की बी टीम बनेंगे आप? ये जो महाबैठक वाला गुट है उसकी, या फिर शुक्ला जी की तरफ? ये सब आपको बी टीम ही कहते हैं। हाँ, अभी क्लियर हो गया। देखिए अंजना जी, हमारा भी इंटेंशन है, इरादा यही है कि किसी भी तरह हम बीजेपी को हराए और इंश्योर करें कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। हम पूरे एफर्ट्स लगा देंगे किसी भी तरह हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए। मगर आप देखिए जो मीटिंग हुई थी 16-17 लोगों की पटना के अंदर, हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मगर उस मीटिंग के अंदर प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे। प्रफुल्ल पटेल मीटिंग में बैठे, चाय पिया, समोसा खाए, वहां से आए, महाराष्ट्र में चले गए सीधा फडणवीस साहब के साथ में और ले लिया शपथ। अभी बन गए, मिनिस्टर बनने वाले हैं वो। अभी बात नंबर 3, हम पे जो इल्जाम लगा रहे थे बी टीम, अभी तो कंफर्म हो गया, थप्पा लग गया कि असल बीजेपी की बी टीम कौन है? एनसीपी। अब हम क्यों बोलते हैं हराना चाहते हैं? क्योंकि हमने तो एग्जांपल सेट किया है। अरे हम पिछले 2019 में 3 सीट पे लड़े अंजाने जी, आपको याद है। असद ओवैसी लड़े तेलंगाना से, किशनगंज से लड़े अख्तर इमान, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से लड़े इम्तियाज जलील। हमने 3 में से 2 जगह जीत हासिल की। औरंगाबाद में इनका 3 टर्म का सिटिंग एमपी जो था बीजेपी और शिवसेना का, उसको हरा के फेंक दिया। तो हम तो हराने की क्षमता रखते, मगर नहीं, हम पे इल्जाम लगाएंगे ये बी टीम है। अब बात नंबर 3 आती है मोदी जी की। तो किसी ने कहा महंगाई की बात बता दी, टमाटर इतने महंगे हो गए। आज ही सुबह मुझे किसी ने पूछ लिया, अब तो मजाक बन गया, वारिस भाई आप कितने पैसे वाले हो? मैंने कहा यार सलाद में टमाटर डाल के खा रहा हूं, अब अंदाजा लगा दो कितना पैसे वाला हो सकता है आदमी। तो ये बीजेपी का तो टाटा बाय बाय हो गया। कर्नाटका में आपने हमने सबने देख लिया किस तरह से ये हार रहे। दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है ना, मुझे इनके ऊपर ताज्जुब और अफसोस होता है। अब ममता दीदी ने बोल दिया कि हम राहुल गांधी को बंगाल से नहीं लड़ना चाहिए। कहां से लड़ेंगे राहुल गांधी? यूपी में अखिलेश बोल दिए हम मजबूत है, यहां से नहीं लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बोल देंगे यहां से नहीं लड़ना चाहिए। तो कब लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, नहीं पता। बात नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट बात ये अंजना जी, अभी कल ही रात को अजीत पवार, फडणवीस, शिंदे साहब सबकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर जो सोर्सेज से पता चल रहा है अखबारात के जरिए, ये है अजीत पवार को 3 पोर्टफोलियो चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, वाटर रिसोर्सेज चाहिए, और तीसरा इनको फाइनेंस चाहिए। अब क्या है, 3 पोर्टफोलियो मिलेगा? इन पे नाराजगी हो गई अभी। अरे अभी तो शादी हुई नहीं, उसके पहले तलाक का टाइम आ चुका है इनका, ऐसा लग रहा है मुझे। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर चर्चा के अंदर ये बात है। तो किस तरह से सेक्युलरिज्म, और क्या सेक्युलरिज्म के अंदर मुसलमानों का क्या करने वाले उद्धार, आप लोग बताइए क्या करा? बंगाल में नहीं देगा किस तरह से 40 के अंदर से बिना मुसलमानों का जिक्र किया आप कैसे जा सकते हैं? खाली मुसलमानों का वोट लेना, नहीं, मुसलमानों को बदनाम करना है। 4 शादी कर रहे, किधर कर रहे? 10 आदमी के नाम नहीं है इनके पास कि 10 मुसलमान के नाम बता दो जो 4 शादी किया। लेकिन मेरे पास तो लिस्ट है, शादी नहीं किया मगर 5-6। बहरहाल वो तो सब बात नहीं करना चाहिए यहाँ पर। मगर कहने की बात, ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। मगर हम एश्योर करते हैं कि हम 2024 में पूरी ताकत लगा देंगे। जो भी पार्टी फैसला करेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे और इनको हराएंगे बीजेपी को, भले ये लड़े या नहीं लड़े, या हराए या नहीं हराए। मगर महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि आज तक अमित शाह, मोदी जी, नड्डा जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया कि अजीत दादा आप आए 30 से ज्यादा लोग को लेके। एक खुशी है, ये खुश नहीं है क्योंकि सब पता है अंदर की बात क्या है और क्या होने वाला आगे, ये भी समझ लो। अनुराग भदौरिया, आपको भी समझना पड़ेगा, ये कुछ नहीं होने वाला ये लोगों से। हाँ ठीक है अखिलेश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। देखिए आपके 3 जो टर्फ है ना, 3 जगहों पर इस बार कांग्रेस होस्ट कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन 3 जगहों पर मामला बहुत गंभीर रूप से बिखर गया है। तीनों मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो ममता बनर्जी वर्सेस अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल में छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने तलवार मैदान से निकाल दी है। ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 15 दिन पहले मानसून सत्र के हम रुख साफ करेंगे, अभी तक नहीं किया है, बताइए नहीं तो हम बैठक में नहीं आएंगे। तीसरी तरफ शरद पवार का यूं बिखर जाना। पहले हम आपको सुना देते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। अधीर रंजन चौधरी को तो हमने सुनाई दिया था, ममता बनर्जी क्या कह रही है उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इसका। আমি কোনো হিংসাকে সাপোর্ট করি না, হিংসা, দেশ, ঘৃণা এগুলো আমি করি না। আর আমি যেটা করি না আমি মুখ ফুটে বলবো করি না। আমি দুঃখিত যে রাম বাম শাম এরা 3 জন প্লাস আর একজন 4 জন মিলে জোট বেঁধেও মহা ঘোট বেঁধেছিল। তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গন্ডগোল করবার। राम, श्याम और वाम तीनों हिंसा के दोषी हैं।
राम से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। वाम दलों का तो सीधा नाम ले लिया है, लेकिन बीच में एक श्याम भी आते हैं। और इधर अधीर रंजन चौधरी ने तो जाकर सीधा कोर्ट में कहा है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी से। ममता बनर्जी से तलवारें तनी हुई हैं। फिर क्या एकता सर? थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले मैं बारिश भाई के शान में कुछ कहना चाहता हूं। बड़े दुखी लग रहे हैं बारिश भाई। आप भले एक जिले की राजनीति आपकी पार्टी करती हो और आपके पास कुल मिला के 1-2 MP हैं, 2-3 MLA जो भी हों, और आप कहते हैं हमको अनटचेबल लोग मानते हैं। आप बेफिक्र रहिए, नेशनल पार्टी के बराबर आपका दर्जा है। कहीं आप लड़े या न लड़े, वहां के चुनाव में रेगुलर आप चैनलों पे बुलाए जाते हैं और आपको वहां बुलाया जाता है और आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो आप अनटचेबल नहीं हैं। आपकी भूमिका बहुत बड़ी है और आप बड़ी बखूबी वो भूमिका निभाते भी हैं। तो इसलिए आप अपने आप को छोटा ना समझें। आप जो कर रहे हैं बीजेपी के लिए, वो काफी बड़ा काम करते हैं आप। और कुछ भी हो, आपका दावा अजीत पवार बड़ा मजबूत रहता है। नहीं बोल रहे, मेरे बारे में बोल रहे हो। हमारे दूसरी बात सुनिए। देखिए अंजना जी, ये जो है ना NDA, नेशनल डिजास्टर अलायंस, अब किसी क्षणिक स्वार्थ के लिए या अपने आप को बचाने के लिए कोई कहीं जा जरूर सकता है, कुछ पद भी पा सकता है और अपने सुरक्षा के लिए जा सकता है। क्योंकि बीजेपी का नाम तो है नेशनल डिजास्टर अलायंस NDA, लेकिन इसके असली अलायंस पार्टनर जो है वो है ED, वो है CBI, वो है इनकम टैक्स। और देखिए डिस्कोर्स कितना बदल गया है। इन संविधान को कुचलने वाली सरकार के ऊपर बहस नहीं हो रहा है कि वहां पे किस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, किस तरह से कानून हाथ में लिया जा रहा है, किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। बात यहां हो रही है, सवाल किया जा रहा है कि आपकी पार्टी तो टूट गई, लोग क्या कहेंगे, क्यों वहां चले गए। अरे आज संविधान को जो रौंद रहा है उसको, उस पर किसी को चिंता नहीं है कि इसी से बचाने के लिए तो देश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी, कई बार दोहरा चुका, फिर दोहरा रहा हूं, जहां जहां चुनाव होगा अंजना जी, बीजेपी 1/4 टूटेगी। कर्नाटक में टूटी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में कुछ थोड़ा बहुत टूटने, बड़े लोगों के टूटने का आ चुका है। चुनाव आने दीजिए, बहुत अच्छी तरह से बीजेपी टूटेगी, क्योंकि उसे पता है कि अब झोला उठाने का साहब का समय आ गया है और वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां भी लोग घुटन में हैं। और 24 आते आते दिल्ली में बीजेपी में काफी बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी छोड़ेंगे। और ये जो कर रही है ना बीजेपी, जो तोड़ रही है, जो संविधान को मरोड़ रही है, रौंद रही है, उसे सिर्फ पावर चाहिए। डरा हुआ व्यक्ति हमेशा सबको डरवाने के फिराक में रहता है। अब नए तरीके से डरवाने के फिराक में आ गए। GST के अंदर PMLA में GST को ला रहे हैं कि भैया तुम नहीं डर रहे थे, तुम भी डरवाओ। कोई कुछ बोलता है, मैं जवाब देना चाहता हूं, असंबद्ध है, मत भिन्न है, इनसे विरुद्ध है, तो वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, नक्सल, सब कुछ है। बंगाल अगर राजनीतिक दल एक हो रहा है तो भ्रष्टाचारी। बंगाल वाला सवाल सुने नहीं थे, प्रधानमंत्री जी ने बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। अरे बंगाल सुने कि अगर विपक्ष एक हो तो भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बोलते हैं, शाम को कुछ भ्रष्टाचारी बताते हैं, सुबह कहते हैं तुम तो मेरे शिष्टाचारी हो। आ जाओ भैया, मुंबई वाले जिनको गिना रहे थे रुपए 1000 लाख करोड़, उसको ये बता रहे फर्स्ट क्लास ऑडियो जा रहा है। सवाल सुने नहीं सर कि बंगाल पे कन्नी काट लिए। आप हमारी चिंता मत करिए। क्यों नहीं करें? हम लोग क्यों नहीं आपसे सवाल करें? हमारे यहाँ सवाल क्यों नहीं करें सर? सवाल तो करेंगे ना। बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, आप भी राजनीतिक पार्टी है जी। अपने आप को NGO ना समझे, राजनीतिक पार्टी है तो सवाल पूछा जाएगा। हाँ बताइए। नहीं, सवाल पूछिए, चिंता मत करिए। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। क्या लग रहा है हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। हाँ मैंने कहा ना, चिंता मत करिए, सवाल पूछिए। सवाल ही पूछिए, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है।
हमारे यहाँ मत अलग अलग दल हैं, सबके विचार हैं, लेकिन एक नेशनल क्लास के लिए हम एक हो रहे हैं, एक हुए हैं। मत भिन्न लोग भी हम लोग एक हुए हैं और देश के लिए बड़ी अच्छी सरकार चलाई है। ठीक है, तो ये वारिस साहब आपको एक जवाब देना चाह रहे हैं, वारिस साहब को दिखा दीजिए, इसके बाद आ रही अनुराग जी, जल्दी से पूरा कीजिए। आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं ना, इतना पॉज आप ले रहे हैं, बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं आज अखिलेश जी। आप थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, आप बोलते हैं तो थोड़ा आवाज पॉज नहीं ले रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि जिस शाम तक जिसको भ्रष्टाचारी गिना रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रात में उनको शिष्टाचारी बना लिया। अरे मेरा टर्न है, जिनके दरवाजे ईडी सीबीआई के भेज रहे थे उनको कहा या तो जेल में जाओ या बीजेपी के बेल में आओ। ये तो धुल वुल के नहा वहा के अब आयरन वायरन सब हो रहा है वहां पर, अब धुल वुल चुके हैं। वारिस साहब, हाँ जल्दी से छोटा सा जवाब 10 सेकंड का। अब पाठ्यक्रम के बाहर का अगर कोई प्रश्न ले लेंगी तो अखिलेश सिंह इसी तरह विफल होंगे। अच्छा ठीक है, हाँ वारिस साहब बताइए। बीजेपी की बी टीम है, जो भी XYZ। अखिलेश जी, आपकी पार्टी कांग्रेस सत्ता के अंदर किसके साथ मलाई खा रही है मालूम है? शिवसेना। शिवसेना कब से सेक्युलर हो गई? ये वही शिवसेना है जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद गिराया और हमको फक्र है इस बात का कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। तो फिर क्या हिसाब से आप अपने आपको सेक्युलर बोलते हो? आपको मुसलमानों के 90% तो वोट चाहिए अखिलेश भाई, मगर ये चुनाव के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह वोट देते हैं। और क्या कर लिया आप हम पे इल्जाम लगाते हैं? अरे 70 साल से आप लोग सत्ता में थे, फिर भी आज क्यों मुसलमान पिछड़ा होकर के चलिए? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली क्यों पिछड़ा होकर के? हम तो सत्ता में नहीं थे, आप थे ना, आप जैसे महान लोग सत्ता में थे, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने दिया? क्योंकि आपने तो उनका वोट बैंक को अपनी जागीर समझ लिया। और बी टीम हम, अब अजीत दादा वहां चले गए, बी टीम कौन? 70,000 करोड़ का गफला करने वाला आपके साथ हाथ मिला के बैठा था इतने महीनों से, 70,000 करोड़ का एनसीपी, वो गफलेबाज नहीं है। और हम अगर हक की लड़ाई लड़े, संविधान के दायरे में बात करें, हम बी टीम ए से जेड टीम बोल दो, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, पूरा पहचानती है और आपको जवाब देगी 24 में। और सेक्युलरिज्म का जो अपॉर्चुनिस्टिक सेक्युलरिज्म का जो आप पार्ट पढ़ रहे हो ना, बंगाल में भी देख लिया सबने कि किस तरह से 28 से ज्यादा मुसलमान मर गए, एक कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही आपकी ममता दीदी। कॉम्पेंसेशन दो, मालदा में क्या कर दिया आपने हालत? कोई हॉस्पिटल बनाया क्या मुसलमानों के लिए? कभी नहीं बनाया। खाली वोट लेने की राजनीति छोड़ दो, अब सत्ता की लालच छोड़ दो, पब्लिक जान गई है, उठा के फेंकना जानती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। 15 पार्टियां थी पिछली बार पटना में, इस बार 24 पार्टियां जुड़ रही है। उनका कुनबा तो जुड़ रहा है ना, और भी लोग शामिल हो रहे हैं। मोदी को रोकने के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि हम 24 में एकजुट होकर लड़ेंगे, ये राज्यों और विधानसभा चुनाव में हो सकता है मुकाबला हो, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आएगी तो फिर वो एकजुट होकर लड़ेंगे। ये लड़े, ये उनका अधिकार है संवैधानिक और लोकतांत्रिक। हमने कहा उनको रोका है, हाँ, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व की बात सुनते ही, जैसे ही दूल्हे के बारे में ब्याह का प्रस्ताव आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया, उसके तुरंत बाद उनके ही गोत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकांश सदस्य, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गया, राजग में शामिल हो गया। अभी आपने जैसे ही बंगाल का प्रश्न पूछा, अखिलेश प्रताप सिंह ने आए बाएं सब रटंत पाठ्यक्रम के सारा जितना उनको याद था सब कह दिया, लेकिन उत्तर आपको नहीं दे पाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2002 से 2023 22 वर्षों से कांग्रेस लगातार गालियां दे रही है, उनके बारे में झूठ बोल रही है और कुचक्र रच रही है। और जितना रचती है, आदरणीय मोदी जी ने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आप इतने स्वस्थ कैसे रहते? कि मैं जितनी गालियां खाता हूं उससे स्वस्थ हो जाता हूं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का, अखिलेश जी आप और आपके गालीबाज नेता जो गालीबाजी में कन्विक्ट हो गए हैं, सजा याफ्ता हो गए हैं, और वो गालीबाज हैं, ये गुजरात हाईकोर्ट कह रहा है कि 10-10 मुकदमे चल रहे हैं, एक में कन्विक्ट है, 10 से और मुकदमे चल रहे हैं। झूठ बोलकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ता है। तो आपकी ये दशा है कि जिन ममता बनर्जी खिलाफ आपके लोकसभा में गुट नेता अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, उस पर आपकी बोलने में गिग्गी बन जा रही है। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। छोटा सा जवाब अखिलेश जी, इसके बाद मैं अनुराग जी आ रही हूँ। आपके कार्यक्रम हत्या कर दी जा रही है, और हत्यारों को जो है, हत्यारों को आप गले लगाने में लोकतंत्र समझ रहे हैं। अखिलेश जी छोटा सा जवाब।
अंजना जी, हमारे साथ कोई एनडीए में चले आए तो अंजना जी सीबीआई देखिए, चली गई थी। मैंने आपसे आपके सिर पर जो है ममता बनर्जी ने पिस्टल लगा रखा है। खामोश करा, मैंने कहा जरा जवाब है तो प्यारा सा सुनिए। दीजिए प्यारा सा। देखिए, सबको पता है अंजना जी, लड़ाई इसी बात की है कि अगर आप मत भिन्न है तो आपको एनी हाउ किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाएगा। अगर आप टूट नहीं रहे हैं तो आप पे फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। 95% जांच एजेंसियों ने सिर्फ विपक्ष के लोगों पे मुकदमे किए हैं और एक भी मुकदमे में कोई प्रूफ नहीं है। इसमें भी राहुल गांधी पे सिर्फ बीजेपी के लोगों ने ही क्यों, जिनका उस शब्द से, उस व्याख्या से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के लोगों ने मुकदमे किए हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लोकतंत्र की आवाज बर्दाश्त नहीं है, प्रेम शुक्ला, और जिसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं है उसे इस देश में हुकूमत नहीं करने देगी इस देश की जनता। और गाली देना और गाली खाना हमारे साहब से ज्यादा कौन जानता है, कौन दिया है? भाई साहब, प्रियंका जी की एक बोली में मुंह बंद हो गया था, क्योंकि उस परिवार के लिए बीजेपी के नेताओं ने कितनी गालियां दी हैं, उसके लिए तो पूरा ग्रंथ, बड़ी मोटी किताब छपानी पड़ जाएगी। तो ये मुखड़ा और दुखड़ा, ये मुखड़ा और दुखड़ा ये जनता पहचान चुकी है। अखिलेश जी, देखिए मुझे अनुराग जी के पास भी जाना है। प्रेम जी प्लीज, अखिलेश जी आप आएंगे 10 सेकंड के लिए तो फिर क्या बोल पाएंगे? चलिए अनुराग जी आप पहले बोल लीजिए, फिर प्रेम जी से मैं जवाब दूंगी, लेकिन अब टाइम कम है अनुराग जी। हाँ देखिए आजकल हालत ये हो गई, अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो कहता है आजकल हाल इतनी खराब है कि टमाटर नहीं खरीद सकते। मैंने टमाटर से आदमी की हालत का अंदाजा लगा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आपने सुनी, कहते हम चुनाव रैली में लग गए। अरे चुनाव रैली में तो आप लगे रहोगे, बट जनता की समस्या का समाधान कब करोगे? फिर कहे पीएम का चेहरा कौन होगा, आपने ही पूछा सवाल। तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सारे प्रतिनिधि चुन के आएंगे, चुन के आने के बाद लोकतांत्रिक क्या हो रहा है अनुराग जी आजकल? मैंने एक बार नहीं पूछा पीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का रटा जवाब इस पर पता है, फिर भी आपने सवाल सुन लिया। ऐसा हो रहा है आजकल, बिना बोले ही लोग सुन ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।